हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एडुटैप यूट्यूब चैनल एंड आप सभी लोगों का स्वागत है इस स्पेशल सेशन में। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, मिस्टर ओम प्रकाश बिरदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंड ही हैज स्कोर्ड थर्ड रैंक इन दी रिसेंटली अनाउंस्ड रिजल्ट्स ऑफ ईपीएफओ ईओ एओ एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस ओम प्रकाश, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। थैंक यू सर। और ओम के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले आप सभी लोगों को दे देता हूँ। ओम प्रकाश जी ने अपनी जो एजुकेशनल उनका बैकग्राउंड है, ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी और उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है अपनी मास्टर्स उन्होंने आईआईटी रुड़की से की है और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से ही हैज स्टडीड एंड ही हैज अ वेरी गुड एकेडमिक करियर। और उसके बाद ओम प्रकाश ने प्रिपरेशंस की हैं एग्जामिनेशंस की ऑलरेडी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में यू हैव परफॉर्म्ड वेल and after that you have scored the third rank all over India in the EPFO examination, so very well done. तो ओम, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एग्जाम का रिजल्ट आया, आपकी थर्ड रैंक है, सच अ गुड रिजल्ट। तो फीलिंग कैसी रही? और क्या ये फीलिंग अभी सिंक इन हो गई है? सच अ प्रेस्टिजियस एग्जाम और यू हैव डन सो वेल इन दिस एग्जामिनेशन, सो हाउ आर यू फीलिंग? Sir, I am feeling very great after results. I was quite nervous before result. Even I couldn't sleep when I knew that result is coming today. ओके। So because I have put a lot of hard work since last 2 3 years, I was expecting good results, but still there is uncertainty, especially in interview part in UPSC. यस। So I was a lot of nervous, but when the result come, it was quite extraordinary feelings. And अच्छा। me and whole family was very cheerful for that. वेरी चेयरफुल ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी हार्डवर्क के बाद आपको जब रिजल्ट देखने को मिलता है तो फीलिंग अपने आप में इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता है। कई बार ऐसी फीलिंग होती है और मुझे उम्मीद है कि अब वो फीलिंग धीरे धीरे आप थोड़ा यूज टू हो रहे होंगे कि अब यू आर एन ऑफिसर इन दी ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन। सो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ईपीएफओ एग्जामिनेशन किस तरीके से आपको पता चला इस एग्जाम के बारे में, ईओएओ के एग्जाम के बारे में, और कैसे और क्यों आपने डिसाइड किया कि आपको इस एग्जाम के लिए अपियर करना है? Sir, I was preparing for civil services. So when this notification come, I came to know through my friend that this is the notification released by the UPSC. So when I go through the notification, I found the details of the exams. I searched about the role of the enforcement officer and account officers. Then I thought that it is a good opportunity. सर इसके सिलेबस के पार्ट पे आ जाए तो इसका सिलेबस एज ये एग्जाम भी यूपीएससी द्वारा होता है तो काफी हद तक यूपीएससी का जो सिलेबस होता है उससे मिलता जुलता था। सिमिलर कुछ सिलेबस आपको पोर्शन जीएस लाइक का मिला? सिमिलर सिलेबस, कुछ और अलग जो एरियाज थे अकाउंट्स अकाउंट्स एंड लेबर लॉज। हम्म। सो आई थॉट दैट इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी and I filled the form, and afterwards when these exams come, I started preparing after that study for this exam also. ओके। तो जैसे आपने कहा कि सिलेबस सिमिलर है काफी, बड़ा पोर्शन जो सिलेबस का है वो यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्जाम से काफी सिमिलर है। जैसे अगर हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं, लेकिन कुछ यूनिक कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे आपने बताया कि लेबर लॉज हैं, अकाउंट्स हैं, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो ये वाले टॉपिक्स आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान तो उनको नहीं पढ़ा होगा। तो किस तरीके से आपने इन टॉपिक्स को प्रिपेयर किया? सर, जब मैंने सिलेबस देखा तो जो मोस्टली जीएस पोर्शन था वो तो मैं पढ़ ही रहा था और काफी हद तक तैयार था। जो न्यू पोर्शन था अकाउंट्स और लेबर लॉज, तो फिर मैंने उसको फोकस करना स्टार्ट किया और उसके लिए कुछ सोर्सेस देखे, कुछ पता लगाई कौन से सोर्स सूटेबल है कौन से नहीं है। और मुझे भी कुछ लास्ट बैच के ईओस के हेल्प मिला। उन्होंने ओके। मुझे कुछ मोटिवेट किया कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो फिर मैंने उन्हीं सोर्सेज के हिसाब से और उसको बेटर स्ट्रेटराइज करके उसका प्रिपेयर किया उसको। प्रिपेयर किया। तो जैसे अगर आप और भी दूसरे एग्जाम्स की साथ में तैयारी कर रहे थे, चाहे यूपीएससी के हों चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज के हों, क्या ईपीएफओ प्रिपरेशन के साथ और दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी जो है वो साइमल्टेनियसली आपकी चल रही थी? सर, स्टार्टिंग में मैं दोनों पे इक्वली फोकस कर रहा था, पर जैसे जैसे ये एग्जाम क्या है, कोरोना की 2 वेव में आने के कारण 2 बार पोस्टपोन हुआ। फिर मुझे एक स्टेज पे रियलाइजेशन हुआ कि मुझे इसी एग्जाम पे टोटली फोकस करना चाहिए, कि इस एग्जाम का जो साइकिल है वो मुझे एक्सपेक्ट था कि छोटा होगा क्योंकि 2 स्टेज का एग्जाम है।
हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली एक्सटेंड हो गया कोविड की वजह से। तो फिर मैंने बाकी जो सिविल सर्विसेज का उसको एक रेस्ट दिया कि पहले ईपीएफओ क्लियर करते हैं, और बाकी इसमें लगने के बाद में आगे का प्रिपेयर करते हैं कि सिविल सर्विस का फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने फिर इसको डेडिकेटली पढ़ना शुरू कर दिया था, और बाकी एग्जाम सेकेंडरी ऑप्शन हो गए सेकेंड। थे। ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि काफी पोस्टपोन हुआ, 2020 की जनवरी के मंथ में ही नोटिफिकेशन जो है एपीएफओ एग्जाम की आ गई थी, लेकिन रिक्रूटमेंट टेस्ट लास्ट ईयर 2021 में जाकर हो रहा है, सितंबर के मंथ में। तो आपने आपको ये लगा कि इतना लंबा प्रोसेस, बीच में इतना डिले हो रहा है, तो ये जो डिले हुआ, आपको क्या लगता है आपकी प्रिपरेशन को इससे थोड़ा फायदा ही हुआ है, या आप की प्रिपरेशन को इससे कुछ ज्यादा मुश्किल हो गई प्रिपरेशन इतना डिले होने की वजह से? सर, मेंटली इट इज वेरी टफ व्हेन एन एग्जाम गेट रीशेड्यूल्ड और एक्सटेंड, बिकॉज आपको फिर वही सब चीजें रिस्टार्ट करना होता है, और जीएस को फिर से वापस रिवीजन करना होता है। आप एक टाइमलाइन लेके पढ़ते हैं, पर जब एक्सटेंड हो जाता है तो फिर वही सब रिवीजन करना होता है। तो हम्म। ये मुश्किल तो होता है। और बाकी एग्जाम भी आप अपॉर्चुनिटी पोस्ट भी रहता है इसमें, जैसे सिविल हम्म। सर्विस और आरएस पे उसका वो भी अटेम्प्ट जा रहे हैं, साइड से वैकेंसी जा रहा है, तो टफ तो होता है। बट वो किसी के बस में नहीं था, जो कोविड था, तो हम क्या ही कर सकते थे। सो कीप हार्ड वर्क, यही मेरा स्ट्रेटजी था। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने देखा कि जो सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, एग्जाम पोस्टपोन है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं जितना अच्छा, कि अगर और टाइम मिल रहा है तो मैं शायद और अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकता हूँ, लगा रहो कंसिस्टेंसी के साथ, तो शायद हाँ। रिजल्ट आए। हाँ, कुछ एरिया जैसे वो फर्स्ट था, जैसे फर्स्ट जब वे शेड्यूल था तब तक नहीं थे, जैसे वो जिनका वेटेज कम रहता है तो वो सेकंड में उनको और अच्छे से फोकस किया गया, और जो ऑलरेडी तैयार हो चुके थे तो उनको और अच्छे से रिवीजन किया। तो कुछ हद तक तो हेल्प हुआ है कि एग्जाम एक्सटेंड होने से, कि और मोर कॉम्प्रिहेंसिवली मैं प्रिपेयर कर पाया सारे सब्जेक्ट्स को। सो इट हेल्प मी ए लॉट ऑफ एक्सटेंड। ठीक है। ठीक है। एक चीज ओम प्रकाश में जानना चाहूंगा, ये बहुत ही क्लीशे क्वेश्चंस होता है, अक्सर जो लोग एग्जाम्स को क्लियर कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आता है, तो एक चीज उनसे जरूर ये पूछी जाती है कि सक्सेस का क्रेडिट अगर आपको देना हो तो आपका हार्डवर्क है, आपकी मेहनत है, आपकी कंसिस्टेंसी है, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ लोगों को, कुछ चीजों को अगर क्रेडिट देना हो कि आप आज सक्सेसफुल हैं तो इस वजह से हैं, तो क्या ऐसी दो या तीन चीजें होंगी जिसको आप श्रेय देना चाहोगे अपनी इस बेहतरीन रिजल्ट का? सर, मेरे फैमिली मेंबर्स, स्पेशली मेरे दादाजी और दादी जी का मेरे को बहुत सपोर्ट और रहा, तो उनका सबसे पहला श्रेय तो उन्हीं को जाता है। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स बहुत ही सपोर्टिव एंड वेल विशर्स रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया, और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी दिया। जब भी इधर से डिमोटिवेट होते हैं स्टडी से, जब हम्म। भी उधर बात करते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड मिलता है, तो वो आपको हेल्प करता है वापस हम्म। अपनी एनर्जी रीगेन करने में। तो उन्हीं को मेरा थैंक्स है। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट पिलर बन जाता है, खास तौर पे जब आप ऐसे डिफिकल्ट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जहां पर आपको इतना स्ट्रेस रहता है, इतना प्रेशर रहता है, तो फैमिली को आप क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि बहुत सही बात है। तो इसी में अगर आपने स्ट्रेस की बात की कि बहुत सारा प्रेशर भी रहता है, स्ट्रेस भी रहता है, क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ हॉबीज आपने डेवलप की हैं जो आपको मदद करती हैं? जैसे कभी आप बोर हो गए, कभी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, पढ़ते पढ़ते काफी टाइम से आप पढ़ रहे हैं, तो अपना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, या किस तरीके की कुछ हॉबीज आप फॉलो करते हैं क्या? सर, जनरली मैं दो चीज फॉलो करता था। मैं जब भी लाइब्रेरी जाता था तो मैं 45 to 50 मिनट पढ़ता था, और 10 से 15 मिनट मैं लाइब्रेरी के बाहर राउंड लगाता था, लाइक उधर गली में, या जो भी एक कि उस 10-15 मिनट का राउंड, कि हर 45 मिनट में उसमें मैं सिर्फ राउंड लगाता था। वो मेरे को एक वापस मेंटल रिफ्रेशमेंट की तरह काम करता था। दूसरा सर, जब भी मैं like, पढ़ाई का मन कम होता था तो मैं गाने सुनता था। तो ये दो चीजें मैं रेगुलरली फॉलो करता था, और ये जो है कि उसे मुझे काफी हेल्प किया है मेंटली फ्रेश रहने के लिए, और मेरा कॉन्शियस बढ़ाने के लिए। कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, दिमाग थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा, जो लिथार्जी, जो हैंगओवर सा इतने सारे पढ़ने के बाद इकट्ठा हो गया दिमाग में, वो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है। इसके साथ आपको थोड़ी सी अब ईपीएफओ की स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। ओम प्रकाश, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ आपकी जो प्रिपरेशन है इस एग्जाम को, आपने सारा जो प्रिपरेशन किया है खुद किया है, आपने सोर्सेज आइडेंटिफाई किए हैं, उन सोर्सेज को पढ़ा है खुद से, और उसके बाद आपने उसको अप्लाई किया है। तो अगर बाकी एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं,
उनको आप अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि सेल्फ प्रिपरेशन करते हुए किन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है, किन चीजों को आपको अवॉइड करना होता है, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सर सबसे पहले हमें सिलेबस का पता होना चाहिए कि इस एग्जाम से क्या डिमांड्स हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जब मैंने सिलेबस देखा तो इसमें तीन मेजर पोर्शन थे। एक जीएस, सेकंड अकाउंट्स एंड लेबर लॉ, थर्ड इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो सर जीएस तो काफी हद तक मेरा अच्छे से प्रिपेयर था। तो जीएस के लिए मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो की जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स करते हैं, हम्म। उन्हीं का रिवीजन करता रहा। अकाउंट्स के लिए सर मैंने लेबर लॉज के वो अकाउंट्स के लिए मैंने एनसीईआरटी फॉलो किया 11th एंड 12th क्लास का ओके। मोस्टली। और कुछ टॉपिक्स जो उनमें नहीं थे उनके लिए सीए फाउंडेशन और बीकॉम के कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स वो प्रिपेयर किए। और लेबर लॉज के लिए सर नेट जेआरएफ लेवल का एक अच्छा बुक मिला मुझे पियर्सन पब्लिकेशंस का। ओके। काफी कॉम्प्रिहेंसिव बुक था पर उसको सिलेक्टिवली स्टडी किया। तो ये था। तो बाकी सिलेक्टिवली जो स्टडी मतलब इंग्लिश, आपने जैसे मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। कुछ इंपॉर्टेंट हाँ टॉपिक्स सॉरी। आपने आइडेंटिफाई किए सिलेबस से कि ये टॉपिक्स पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी हैं पूरे बुक्स के सारे कंटेंट्स को पढ़ने के बजाय। हाँ तो क्योंकि वो बुक नेट जेआरएफ लेवल का था, एमए लेवल का, तो उतना इस एग्जाम का डिमांड नहीं है। तो उसमें से जो रेलेवेंट टॉपिक्स थे, जो इम्पोर्टेंट थे, जो लगता है कि ज्यादा एग्जाम जरूरी में है आ पढ़ने सकते के हैं। लिए, मैंने हम्म। वही पढ़ा। और हाँ, तो बाकी उसको एंड टू एंड बुक को रीड नहीं किया। तो इसलिए उसको जरूरी है कि आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। ठीक है। और जो इसका थर्ड पोर्शन था मेरा, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश था, उसके उसके लिए मैंने एसएससी प्री लेवल का कोई एक बुक लिया था ठीक है। और उनसे प्रिपेयर किया था। जैसे इंग्लिश का ग्रामर और वो के पार्ट और मैथमेटिक्स के कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस, तो वो एसएससी प्री लेवल का एक बुक लिया था मैंने। ठीक है। आपने खुद ये सोर्सेज आइडेंटिफाई किए, आपने खुद जो जैसे ये पता लगाना कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से टॉपिक्स हम अवॉइड कर सकते हैं पढ़ना, तो ये सारा स्ट्रेटेजाइज आपने खुद किया। और आपने खुद ये अगर स्ट्रेटेजाइज किया तो कैसे, किस बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि ये टॉपिक्स हम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सर मोस्टली जीएस और जो एसएससी का जो पार्ट था वो तो मैंने खुद आइडेंटिफाई कर लिया। जो अकाउंट्स और लेबर लॉस था उसके लिए एक 2017 बैच के ईओ थे, उन्होंने ओके। मुझे गाइड किया। और उन्होंने मुझे बताया कि ये बुक्स और इस तरह से इनको करना है, क्योंकि वो बिल्कुल नया था, मैं साइंस बैकग्राउंड से था। हम्म। तो उनका वहाँ पे मुझे काफी योगदान रहा कि सोर्स चूज करने में और उसको बेटर स्ट्रेटेजाइज करने में। ओके। सो गाइडेंस, जैसे आपने कहा कि एक सीनियर मेंटर से आपने गाइडेंस ली जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो दे ही वाज एबल टू गाइड यू बेटर कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो ओम प्रकाश, ये अगर मैं कहूँ कि कोई एस्पिरेंट खुद प्रिपरेशन सेल्फ करना चाहता है और सारा सिलेबस उसने एक बार देख लिया है, उसको सोर्सेज भी उसने पता कर लिए हैं, गाइडेंस भी उसको मिल चुकी है कि मेरे को कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपके हिसाब से कितना टाइम, मंथ वाइज के कितने महीने आपको एक एस्पिरेंट को लग सकते हैं ये सारा सिलेबस एक ईपीएफओ एग्जाम के लिए कवर करने में, उसको अच्छे से कवर करने में, उसको एक बार कवर करने में, रिवाइज करने में? वैसे तो सर हम प्रिपरेशन को टाइम वाइज नहीं बाउंड कर सकते हैं। हर स्टूडेंट्स का अपना तरीका और अपनी कैपेसिटी होती है। पर जनरली जितना ये सिलेबस है वो आई थिंक 7 से 8 महीने में कवर किया जा सकता है। मोस्टली ओके। जीएस लेंदी पोर्शन होता है इसका, बाकी अकाउंट्स, लेबर लॉज भी उतना टाइम नहीं लेते और जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश रीजनिंग है वो भी उतना टाइम नहीं लेते। तो आई थिंक उन्होंने एवरेज 7 8 महीने सफिशिएंट होते हैं इसको प्रिपेयर करने में। प्रिपेयर करने के लिए, अब जैसे माने कि आप जैसे सिविल सर्विसेज के बैकग्राउंड से आते हैं, तो ऐसे कुछ और भी स्टूडेंट्स जो सिविल सर्विसेज के बैकग्राउंड से आते हैं, उनका हम मान अगर ये मान के चलें कि जीएस का टॉपिक उन्होंने पढ़ रखा है ऑलरेडी अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, तो ये जो अकाउंट्स है, लेबर लॉज है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, इसको क्या हम 2 3 महीने में इसको डेडिकेटेड टाइम दे करके, फोकस दे के कवर कर सकते हैं? हाँ सर, ये बिल्कुल किया जा सकता है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो सीएससी का प्रिपेयर करते हैं और मेरे साथ ही लिखते हैं। उन्होंने काफ़ी लोगों ने ऐसा ही किया है कि एग्जाम से 1 2 महीने पहले अकाउंट्स और लेबर लॉज को प्रिपेयर किया है। और वो ओके। कवरेबल और इनका इतना डेप्थ में आता है, नहीं आता है। आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है अकाउंट्स और लेबर लॉज का। ओके। तो वो किया जा सकता है 1 से 2 महीने में। ठीक है, 1 से 2 महीने में हम इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी कि जो हमारा स्ट्रैटेजी होगा, जितना टाइम पीरियड हमें लगेगा उसके हिसाब से। अगर कोई कैंडिडेट, जैसे आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे थे, अगर कोई कैंडिडेट ज़्यादा समय नहीं निकाल पाता है, मान लीजिए ऑलरेडी किसी जॉब में है, किसी वर्क में है,
तो उनके लिए आपकी क्या सजेशन होगी, किन बेसिक चीजों का उनको ध्यान जरूर रखना चाहिए अगर टाइम की कमी उनको पड़ जाती है, या फिर अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसको जीएस का भी सिलेबस कवर करना है, तो उनके लिए आपकी क्या कुछ सजेशंस होंगे? सर जिनके पास कम टाइम है और जिनका जीएस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो सर इसमें जीएस इसका मेन पोर्शन होता है, तो जीएस पे फर्स्ट फोकस बहुत जरूरी है। और ओके। जीएस इन डेप्थ आता है यूपीएससी के हर एग्जाम में, तो जीएस को स्टैंडर्ड बुक से थोरोली करना जरूरी होता है। और जीएस हो जाने के बाद में जो बाकी पार्ट है, स्पेशली मैथमेटिक्स और इंग्लिश पोर्शंस, तो इट कैन बी डन इजीली आइदर ऑन डेली बेसिस और यू कैन डू इट वीकली और मंथली बेसिस। और अकाउंट्स और लेबल और जब भी एग्जाम पास में होता है तो उसको किया जा सकता है। तो सर इसका मैक्सिमम फोकस हमेशा जीएस पे ही होना चाहिए, क्योंकि वो वास्ट सिलेबस है और इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। ठीक है, बाद सिलेबस से टाइम उसको सिलेबस को कवर करने में भी लगेगा, और क्वेश्चंस का लेवल भी जैसे आप बता रहे हैं जीएस से अच्छा आता है अगर हम यूपीएससी एग्जाम्स की बात करते हैं तो। ठीक है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो जीएस के लिए तो आपने चलिए हम मानते हैं कि सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए ही होंगे, और अकाउंट्स, लेबर लॉज, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए नए थे, इसको आपने खुद पढ़ा, इसको आपने खुद समझा, इसके आपने गाइडेंस भी जो आपने खुद लिए। तो क्या आपको ये लगता है कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं या साइंस बैकग्राउंड से या आपकी तरह आने वाले अगर स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसे एग्जामिनेशंस जहां पर लेबर लॉज, अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स भी पूछे जा रहे हैं, कई बार हमारे माइंड में ये रहता है ना, डर रहता है कि नहीं हम साइंस बैकग्राउंड के हैं, ये चीजें हम नहीं कर पाएंगे, या ये चीजें बहुत मुश्किल होंगी, बहुत समय लगेगा। तो क्या ये सच है? आपको देख के तो नहीं लगता कि ये सच है? सर माय ओपिनियन, रिस्क एंड रिवार्ड गोस पैरेलल। सर इसमें रहता है, यदि साइंस बैकग्राउंड का ऐसी प्रिपेयर करता है तो जब नहीं होता है तो आप 1 से 1.5 साल पीछे चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा फिर दोबारा एग्जाम रेगुलर नहीं आता है। हम्म। और दूसरा रिवार्ड भी रहता है कि कंपेरेटिवली कम स्टूडेंट्स रिस्क ले पाते हैं, सो हम्म। कंपेरेटिवली कम कंपटीशन होता है। और सर रही बात सिलेक्शन की, तो सर 80% बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, मोस्टली हम्म। इंजीनियर्स बाकी साइंस सब्जेक्ट्स के हैं। तो ऐसा नहीं है कि कॉमर्स होके जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो नहीं सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि जो मैंने बताया कि अकाउंट्स और लेबर लॉज हैं वो 2-3 मंथ में कवर किया जा सकता है। वो बेसिक नॉलेज आपको जरूरी होता है, तो वो किया जा सकता है। तो उसमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप साइंस से हो या किसी और स्ट्रीम से हो। ठीक है। तो अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा सोचता है ओम प्रकाश कि मान लीजिए कि सिविल सर्विसेज की मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैंने जीएस के सब्जेक्ट्स को पढ़ रखा है, लेकिन अकाउंट्स, लेबर लॉज, ये सब्जेक्ट्स मैंने अभी नहीं पढ़े हैं, और मुझे क्या अगर मैं ये सोचूं कि इन सब्जेक्ट्स को बिना पढ़े मैं रिक्रूटमेंट टेस्ट को क्वालिफाई कर सकता हूँ, इंटरव्यू के लिए मैं क्वालिफाई हो सकता हूँ, तो क्या ये सोचना सही होगा कि इन सब्जेक्ट्स को हम नजरअंदाज ही कर दें, कि इनको इनको नहीं पढ़ने की जरूरत है, जीएस के ही बेसिस पे मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ? सर इन माय ओपिनियन सर, यूपीएससी में जो जीएस का लेवल आता है उसमें 100% स्कोर करना मुश्किल है जिस मुश्किल है। डेप्थ लेवल का आता है। जबकि ये जो पोर्शन है उसमें मुझे लगता है कि स्कोर करना ज्यादा बेटर होता है। तो ओके। सर मुश्किल है सिर्फ जीएस बेसिस पे इसको क्लियर करना, और इसका वेटेज अच्छा रहता है, कुछ हम्म। 15-20% अराउंड इसका वेटेज रहता है। तो इसको इग्नोर करके आप सोचते हो कि जीएस में 100% स्कोर आ जाएगा, तो इन माय ओपिनियन यूपीएससी पेपर इतना आसान नहीं आता। हम्म। जीएस हमेशा इन डेप्थ होता है, वहाँ स्कोर करना मुश्किल रहता है। मतलब हम जीएस तो को गारंटी में लेके नहीं चल सकते कि जीएस के जितने क्वेश्चंस आएंगे वो तो हमारे सारे सही होंगे, और थोड़ा सा स्कोर करना भी परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इजी हो जाता है इन सब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे कि अकाउंटेंसी, जैसे कि लेबर लॉस, और वेटेज भी इनकी ज्यादा है, तो सिर्फ आप जीएस के बेसिस पे ये समझ कर कि मुझे मेरी जीएस बहुत ज्यादा अच्छी है और मैं इसी के बेसिस पे कवर कर जाऊंगा, तो वो सही नहीं होगा। तो एटलीस्ट हमें ध्यान जरूर देना चाहिए इन सब्जेक्ट्स की तरफ भी, भले हम यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के बैकग्राउंड से आ रहे हो। हाँ, तो वो सर जब एग्जाम आप यदि आप सीरियस सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, तो आपको इस जैसे एग्जाम से पहले कुछ टाइम तो जो इनके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। मेरी मेरे ओपिनियन में तो। ठीक है। तो अगर मैं आपकी बात करूं पर्सनली, आपने डेली, अगर मैं पूछने की ऑन एन एवरेज कितने घंटे आप पढ़ते थे, कितना टाइम आप डिवोट करते थे ईपीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन को? सर अराउंड 6-7 आवर्स। 6-7 आवर्स डेली? यस सर। ठीक है, 6-7 आवर्स डेली एक हेल्दी सेटिंग आप जो है लगा रहे थे इन सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें आपकी इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी थी जो नॉन यूपीएससी वाले हैं, और यूपीएससी वालों की भी आपकी साइड बाय साइड चल रही थी? यस सर, टोटली आई यूज टू डिवोट अराउंड 6 to 7 आवर्स डेडिकेटेडली इन लाइब्रेरी। सो ओके। ठीक है। अच्छा, तो ओम प्रकाश एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, जैसे करंट अफेयर्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सिलेबस का,
करंट अफेयर्स की कवरेज कैसे, बच्चों को बहुत डाउट्स होता है करंट अफेयर्स को लेकर के कि बहुत वास्ट है, समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स कवरेज को लेकर के आप क्या हमें बता सकते हैं कि क्या सोर्सेज सही होते हैं ऐसे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए, और करंट अफेयर्स के कुछ क्या इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। और तीसरी चीज ये कि जो सिविल सर्विसेज के लिए हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, क्या उसी ओरिएंटेशन से हमें ईपीएफओ एग्जाम के लिए भी पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स को? सर आपने सही कहा कि करंट अफेयर्स बहुत ही वास्ट होता है और थोड़ा डिलेमा वाला सब्जेक्ट होता है कि करें तो कितना करें और कैसे करें, किस सोर्स से लें। तो सर जैसे जो मेन स्ट्रीम यूपीएससी सीएससी का एग्जाम है और ये एग्जाम है, इनमें करंट अफेयर्स में थोड़ा फर्क होता है। जैसे ईपीएफओ एग्जाम में कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं एसएससी टाइप में। तो हम्म। हमको दोनों पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो हम्म। जो एनालिटिकल जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं उस क्वेश्चंस के लिए तो कोई, जैसे आईएएस का कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है उसका जो मंथली मैगजीन आता है वो फॉलो हम्म। किया मैंने। ओके। और जो एसएससी टाइप का है उसके लिए आप कुछ जिसमें फैक्चुअल ऐसा करंट अफेयर्स आता है जैसे एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स के लिए, वो भी आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ठीक है। मैंने क्या किया कि एक आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन फॉलो किया और उसके साथ जो फैक्चुअल क्वेश्चन है मैंने एसएससी के यूट्यूब पे वीडियो देखे। तो ओके। मंथली कंपाइलेशन आता है करंट अफेयर्स का, तो उसमें जो मोटा मोटा आता है वो दिया हुआ आता है। तो वो उसने वो मेरे काफी हेल्प किया है। तो सर इसमें क्या दोनों कवर करना पड़ता है, फैक्चुअल भी और एनालिटिकल पार्ट भी। ठीक है, तो जैसे कि करंट अफेयर्स में आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, जो ट्रिविया जिसको हम कहते हैं नॉलेज, वो भी आपको चाहिए साथ में, और एनालिटिकल करंट अफेयर्स की भी आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। और ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है मुझे लगता है, अगर आप यूपीएससी और सिविल सर्विसेज से करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते शिफ्ट करना चाहते हैं ईपीएफओ में, तो थोड़ा सा ओरिएंटेशन आपको चेंज करनी पड़ती है, थोड़े से करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ने। ओम प्रकाश, अच्छा तो ये अब जैसे आपने ऑलरेडी बता दिया कि स्टैंडर्ड बुक्स आपने जो जीएस की हैं वो तो फॉलो की, जो हम सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए ऑलरेडी करते हैं। ठीक है। और आपके सोर्सेज जो आपने अकाउंट्स लेबर लॉस के लिए यूज किया, आपने उसके बारे में बता दिया है। अ, एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन करना उन चीजों को जिनको आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, खास तौर पे ये अकाउंट्स और लेबर लॉस जैसे नए सब्जेक्ट्स के लिए, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, और आपने किस तरीके से रिवीजन का जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया, इसके बारे में थोड़ा सा हमें आप बताएं। सर ये जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं इनमें रिवीजन ही सिलेक्शन का क्रक्स होता है। क्योंकि काफी कई बार काफी टाइम लग जाता है सिलेक्शन होने में। बुक्स तो हमको आती हैं पर वो जो मेन रिवीजन पार्ट पे आके आ जाता है। तो सर मल्टीपल रिवीजन बहुत जरूरी है। उसके साथ सर टेस्ट लगाना, एमसीक्यू सॉल्व करना, उससे हम्म। आपका जो रिवीजन है वो बेटर होता है और आपको मेमोरी में बेटर टाइम तक रहते हैं क्वेश्चंस। सो सर हम्म। मेरा ये फोकस था कि मैं जितना जल्दी हो सके हर सब्जेक्ट पे वापस पहुंचूं। पूरा सिलेबस चाहे मंथ में एक बार हो, चाहे 45 डेज लगे, जितना लगे, और उसको रिवाइजन करूँ और उसके बाद में उसके एमसीक्यू लगाऊं। तो सर यही था कि रिवीजन एमसीक्यू, रिवीजन एमसीक्यू। तो मतलब यही मॉक स्ट्रेटजी टेस्ट रहा था हमें मेरा देने चाहिए और ऑल द रिवीजन करते प्रिपरेशन। रहना चाहिए। हाँ सर यही क्रक्स है मेरी ओपिनियन में किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने का। तो आपने जैसे अभी ईपीएफओ एग्जाम के लिए भी आपने मॉक टेस्ट में अपीयर किया, यस सर। आपने कितने मॉक्स दिए होंगे आप, या कितने रेकमेंड करेंगे कि एटलीस्ट इतने मॉक्स तो हमें देने चाहिए एग्जाम से पहले, या जितने ज्यादा हो सके हम उतने ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें? सर वो तो सर जनरली डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स किसकी प्रिपेयर कर रहा है, वो रेगुलरली डिवोटेड है कि या साइड प्रिपरेशन है। बट आई स्टिल रिकमेंड कि कुछ टेस्ट तो 10-20 मॉक टेस्ट तो जरूर दे, ताकि पता भी एटलीस्ट लगे 10 या एग्जाम का, 20 टाइम टेस्ट हो। मैनेजमेंट का। हाँ, और टाइम मैनेजमेंट का भी पता लगे और उससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाता है, होल सिलेबस कवर हो जाता है वेरी शॉर्टली। ठीक है। अच्छा, तो ये जैसे आपने कहा कि रिवीजन के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट इसके साथ साथ जैसे आपकी जो कई बार आपकी नर्वसनेस होती है कि एक्चुअल एग्जाम में किस तरीके से आप ओएमआर शीट फिल करेंगे, कैसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो वो आपकी जो एबिलिटी है वो भी इंप्रूव हो जाती है। आपने रिवीजन भी कर लिया सब्जेक्ट का, आपका वो रिवाइज भी हो गया सिलेबस, आपका कंटेंट भी और स्ट्रेंथन हो गया। इसके साथ आपकी जो एमसीक्यू सॉल्व करने की क्षमता है, या जिसे क्या कह सकते हैं, स्किल कह सकते हैं, वो स्किल भी आपकी और ज्यादा बेटर हो जाती है। आपको ये भी लगता है कि ईपीएफओ एग्जाम की जैसे आपने प्रिपरेशन की है, तो इससे आपकी जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है उसमें आपको भी कुछ मदद मिली है, या आपको लगता है कि नहीं उसमें कोई खास मदद नहीं मिली है, उसके लिए अभी अभी आपको अलग से पढ़ना पड़ रहा सर दोनों एग्जाम्स का सिलेबस थोड़ा अलग है और दोनों की डिमांड अलग होती है। उधर मैथ्स होता है और वो है? आपको डिस्क्रिप्टिव होता है सब्जेक्टिव पेपर बिल्कुल। होता है, तो उनका डिमांड अलग होता है। तो ये जैसे जो प्री लेवल का नॉलेज है वो तो काफी हद तक कॉमन है, बट जो मेंस का प्रिपेयर है वो अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर मेरी नज़र में काफी अलग है दोनों चीजें अभी।
ठीक है, आपके नज़र में दोनों चीज़ें अलग हैं, आपको थोड़ा सा फोकस अलग रखना पड़ता है ऐसे एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो ओम प्रकाश, ये तो बात हुई हमारे रिक्रूटमेंट टेस्ट की। अब थोड़ी सी बात हम इंटरव्यू की भी कर लेते हैं। इंटरव्यू में अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले तो आपका इंटरव्यू, क्योंकि आपकी रैंक इतना अच्छा है तो आपका इंटरव्यू आई अज्यूम अच्छा गया ही होगा। तो थोड़ा सा एक इंटरव्यू के बारे में बताइए, आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन की है? सर इंटरव्यू में सर जो नॉलेज पार्ट है वो तो काफी हद तक कवर हो गया था। उसके अलावा सर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना और ज़्यादा अच्छे से और एनालिटिकली तैयार शुरू कर दिया था एग्जाम के बाद में। और सर हम कुछ दोस्त जिनका इंटरव्यू था हमने ग्रुप बनाया, हम आपस में डिस्कशन करते थे, मॉक लेते थे और एक दूसरे को फीडबैक देते थे। उससे काफ़ी हेल्प हुआ, वन टू वन डिस्कशन भी किया दोस्तों के साथ। तो उससे काफ़ी इम्प्रूव हुआ है मुझे। उससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हुई हैं और बाकी भी ओवरऑल जो आंसर स्ट्रक्चरिंग है जो सब देखा जाता है वो हम्म। काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। और नॉलेज पार्ट के लिए वही सर जो पुराने सोर्स हैं उनको वापस रिवीजन किया गया, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी लेट हुआ तो उनको भी हम्म। वापस रिवाइज करना पड़ा और करंट अफेयर्स थोरोली कवर करना होता है। तो हम्म। यही सब रहा मेरा भी। ठीक है। और जैसे आपका इंटरव्यू हुआ तो कई एस्पिरेंट्स इंटरव्यू का उन्हें कोई एक्सपीरियंस अभी तक नहीं है, और वो डायरेक्टली जैसे इंटरव्यू से पहले आदमी नर्वस हो ही जाता है, जो भी एस्पिरेंट है वो नर्वस रहते हैं और काफी डरे हुए होते हैं किस तरीके का इंटरव्यू होगा, क्या जो सामने पैनल मेंबर्स होंगे वो आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये एक बहुत लोगों के माइंड में रहता है कि जब आप जाते हैं इंटरव्यू देने, तो जो आपसे इंटरव्यू लेने वाले पर्सनालिटीज बैठी हुई हैं, क्या वो आपको मतलब उनका क्या ये कोशिश होती है कि वो आपको ग्रिल करें, आपसे आपको इंटेरोगेट करें, या वो आपको कंफर्टेबल करने की, आराम से बात करने की कोशिश करते हैं? किस तरीके से आपको लगता है कि वो उनका अप्रोच क्या रहता है कैंडिडेट्स को लेकर के? सर जो नर्वसनेस है वो मेरे में भी बहुत था कि पता नहीं क्या पूछेंगे, किस एरिया से फोकस करेंगे और क्या ग्रिल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जैसे आप रूम में एंटर होते हो तो वहाँ का जो माहौल और जो बाहर हम सोच लेते हैं उसमें बिल्कुल डिफरेंस होता है। वहाँ बहुत ही पीस और कामफुल एनवायरनमेंट होता है और आपकी नर्वसनेस चली जाती है। वो आपको कंफर्ट भी कर देते हैं और हम्म। ग्रिल तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बेसिक क्वेश्चन से आंसर होते हैं वो जस्ट, और अब वो काम करके और आपकी पर्सनैलिटी जज करने की कोशिश करते हैं। और ओके। आपके एक दो आंसर्स पे वो आपको जज नहीं करेंगे, वो ओवरऑल आपका पर्सनैलिटी देखेंगे, कॉन्फिडेंस देखेंगे और आपकी बाकी ओवरऑल स्किल्स एनालाइज करेंगे। तो इतना जितना हम सोचते हैं, जितना हम डरते हैं, उतना कुछ होता नहीं है। वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है यूपीएससी के अंदर। ओके। और कुछ चीजों का क्या ध्यान रखना होता है हमें इंटरव्यू के अंदर? जैसे कई लोग कहते हैं कि ड्रेस आपकी कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप किस तरीके से कंडक्ट करते हैं अंदर जाकर के हॉल के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्फिडेंस आपका तो इंपॉर्टेंट होता ही है। वो कॉन्फिडेंस कैसे दिखाया जा सकता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ? तो इसके बारे में कुछ डूज एंड डोंट्स आप हमारे बाकी जो एस्पिरेंट्स इस इंटरव्यू को देखेंगे उनके लिए कुछ आप के सजेशंस हो इंटरव्यू वाइज? सर हमें इंटरव्यू हॉल में एक तो ऐसा कुछ वर्ड नहीं बोलना यार, ऐसा कुछ नहीं कहना जो आपका एरोगेंस दिखाए, जो आपको अनसूटेबल दिखाए इस जॉब के लिए। आपको बहुत ही काम और ग्रेटिट्यूड के नजरिए से प्रेजेंट होना, वो बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। हम्म। दूसरा सर कॉन्फिडेंस हमें हाई रखना है। कई बार कुछ क्वेश्चन नहीं आते आपको, रेगुलर दो क्वेश्चन भी नहीं आ सकते, तीन भी नहीं आते, तो आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ओके। वो ये जज नहीं करते कि आपको कौन सा नहीं आ रहा, वो जज करेंगे कि जिस क्वेश्चन का आपको आंसर दिया है वो कैसा दिया है। क्या हम्म। आपका कॉन्फिडेंस आप लो हुआ है आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग, वो मैटर करता है वहाँ पे। तो हमें अपना जो पर्सनैलिटी है वो मेंटेन रखना है। कॉन्फिडेंस हुआ, बाकी बोलने का जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स एटसेट्रा सब, ना कि क्वेश्चंस के आंसर्स पे डिसाइड होता है। अभी अभी जैसे हमारे बैच के हैं जिनका सारे आंसर्स अच्छे गए, उनके में भी उतने नंबर नहीं आए जिनके कुछ आंसर्स अच्छे गए हैं। तो वो सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो और भी बहुत चीजें देखते हैं। तो जैसे आपने ये बहुत सही आंसर बात से खुद को की, कभी जज मत करो। आंसर की मतलब ये आपके कंटेंट का, नॉलेज का टेस्ट तो है, वो तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में हो चुका है, यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा है। तो जितना काम और कॉन्फिडेंट तरीके से और ऑनेस्ट तरीके से आप वहां पर इंटरव्यू में अपने आप को कंडक्ट करें। और ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही ऐसे थ्योरेटिकल और ऐसे फिलोसॉफिकल आंसर्स तैयार करके जाते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हॉबीज हैं, वो सब वो पकड़ लेते हैं, उनको लग जाता है कि फेक फेक कर रहा है। तो वो हम्म। सब जरूरी नहीं है। आप जैसी आपकी पर्सनैलिटी वैसे प्रेजेंट करिए उनके सामने, और और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करिए, और वो कुछ सिखा रहे हैं तो उसको सीखने की कोशिश कीजिए और उसको बेटर आंसर कीजिए। तो फेक ओके। तो बिल्कुल नहीं करना, वो तुरंत पकड़ लेंगे और वो आपको काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है वहाँ पे।
अच्छा, अगर आप थोड़ा सा भी उनको ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सब जान जाएंगे, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस लोग आपके सामने बैठे हैं और वो आपको नुकसान कर सकते हैं इंटरव्यू में, सब बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कई सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में ये भी डाउट रहता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, और ऑब्वियसली हर एग्जाम में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, आपने भी कुछ एग्जाम्स की तैयारी की होगी जहां पर शायद आपको असफलता हाथ लगी हो, जो आपको बेटर ऐसा रिजल्ट जैसा ईपीएफओ वाला रिजल्ट है वैसा ना मिला हो, तो उसके साथ कैसे हैंडल किया जाता है? कैसे फिर दोबारा आप डिसाइड करते हैं कि चलो अब दूसरे एग्जाम की हम तैयारी करेंगे या इसी एग्जाम को दोबारा से हम तैयारी करेंगे? वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? सर ये हर एस्पिरेंट्स के साथ होता है कि वो हर एग्जाम में ना सफल हो, उसको असफलता का सामना करना पड़ सकता है सर। तो सर मेरा ये मानना है कि हार्ड वर्क अपने हाथ में होता है, और हर एस्पिरेंट में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके का कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वो इंडिया में अभी है, तो काफी टाइम लग जाता है जॉब लगने में। तो हम्म। पेशेंस और हार्ड वर्क मुझे लगता है दो की इंग्रेडिएंट हैं जो स्टूडेंट्स को होने बहुत जरूरी हैं। तो सर जब असफल हो जाते हैं तो उस टाइम सर हमको खुद वो एनालाइज करना पड़ता है कि अपनी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या हम इस चीज को कंटिन्यू करें या कुछ दूसरे एग्जाम की तरह शिफ्ट करें या ना करें। तो जो एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है कि क्या अंदर से आपको क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या आप उसको करना चाहते हो, कर सकते हो, और कैसे और क्या चेंज करने की जरूरत है। तो वो जो अंदर से आपका एनालिसिस है वो बहुत जरूरी है। जब भी कोई एग्जाम में फेल होता है तो मुझे लगता है खुद के साथ बैठना चाहिए 5-7 दिन, हम्म। और ओवरऑल डिसाइड करना चाहिए कि आगे क्या स्ट्रेटजी, और उसके बाद में आपको वापस से हार्ड वर्क पे लगना। And in my opinion, sir, success will follow. It may take time, but it will follow if you keep continuing hard work. सो इफ यू आर कंसिस्टेंट, इफ यू आर परसिवियरिंग, तो सक्सेस आएगी ही, अगर आप मेहनत करते रहते हैं, मेहनत से आप अगर पीछे नहीं हटते हैं। तो ये तो सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छे सजेशंस आपने, एडवाइस हमारे एस्पिरेंट्स के लिए दिए। ओम प्रकाश, ये भी मैं अब इस इंटरव्यू को कंक्लूड करने से पहले कुछ छोटे छोटे सवाल। एडुटैप ने आपकी प्रिपरेशन के अंदर क्या कोई हेल्प आपकी की है क्या? अगर एडुटैप का जो भी हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, किस तरीके से हम स्टूडेंट्स को हेल्प करें, उसमें आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके से एडुटैप और बेटर तरीके से सर्व कर सकता है स्टूडेंट कम्युनिटी को? सर एडुटेप को सर एडुटेप से मैंने ऑनलाइन मॉक लिया था सर। वो क्वाइट हेल्पफुल था मुझे। जो आपका फैकल्टी था वो काफ़ी एक्सपीरियंस और अच्छा था। जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है कुछ वैसा माहौल और स्टिमुलेट किया गया, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। जो फीडबैक मिला मुझे भी बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने वर्क भी किया। तो इसके लिए मैं एडुटेक का आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है। और इसके साथ ये भी है कि अब आपने ईपीएफओ एग्जाम तो चलिए आपने क्रैक कर लिया है, आगे का आपकी स्ट्रैटेजी, ईपीएफओ में तो आप सर्व करेंगे, ईपीएफओ में आप काम करेंगे, लेकिन क्या आपके बाकी गोल्स जो हैं वो गोल्स को भी आप भी परस्यू करेंगे आगे? Yes, sir. I will take 1 or 2 month break. After that, I will reimagine my strategy and do whatever I want to achieve in my life. आगे जो आपके गोल्स हैं उनको भी अचीव करने के लिए आप जाएंगे। सो Yes. ओम प्रकाश, पहले तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो जिस तरीके से सेल्फ प्रिपरेशन करके आपने पूरे एग्जाम को क्रैक किया है। ये पहली बात, किसी भी एग्जाम की सेल्फ प्रिपरेशन वो बिल्कुल आसान नहीं होती है। आपने खुद सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया, टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया, मेंटर्स भी ढूंढे आपने जो आपकी हेल्प कर सकें। कई मेंटर्स होते हैं जो हेल्प नहीं कर पाते, वो आपके मेंटोर जरूर कहलाते हैं, लेकिन हेल्प उतनी आपके एग्जाम में नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको ऐसे मेंटर्स मिले हैं। सो congratulations, not only for securing such a good rank, but also for working hard and doing this all by yourself, doing this on your own time. बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड आई होप कि जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे उनको भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली होगी, और उनका भी जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई हुआ होगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते आते अगर Thank आप you, कुछ वर्ड्स कहना चाहते हैं तो? sir. Thank you, sir. I am glad to talk with you. Sir, my simple message for fellow aspirants is that keep hard working and have patience, and success will follow, maybe sooner or later. ठीक है, तो ये है सक्सेस का मंत्र कि काम करते रहो, मेहनत से करते रहो, और जो सफलता है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप डिमोटिवेट हो गए बीच में तो उसका ही वही सबसे ज्यादा नुकसान है, वही आपको जो है आपकी प्रिपरेशन को रोकता है, आपकी प्रिपरेशन में हिंड्रेंस लगाता है। थैंक यू वेरी मच ओम प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। Thank you, sir. Thank you so much.